नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शिक्षक दिवस के मौके पर दुर्ग में लगातार शिक्षकों के सम्मान में कार्यक्रम हो रहे हैं और इसी कड़ी में नवसृजन संस्था भलाई चरोदा ने शिक्षकों के सम्मान के लिए कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे, अहिवारा विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा, भिलाई जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन के साथ साथ अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। साथ ही बता दें कि जिसमें लगभग 40 से 50 शिक्षकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के संबंध में आयोजनकर्ता प्रेमलाल साहू ने बताया कि शिक्षक हमारे देश की नींव है, ये हमारे देश के युवाओं के भविष्य निर्माता हैं और उनके सम्मान के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। भिलाई चरोदा में नवसृजन संस्था 2011 से काम कर रही है और इस संस्था के तहत शैक्षणिक, खेलकूद और कोचिंग क्लासेस ऐसे विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों का संचालन करते आ रही है। इस वर्ष भी शिक्षक सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे इस नगर निगम भिलाई चरोदा क्षेत्रांतर्गत निजी विद्यालय, शासकीय विद्यालय में अध्यापकों का शिक्षा सम्मान समारोह आज हम आयोजित किए थे। और इसी अवसर पर इससे पहले भी हमने गणेश पक्ष के पहले एक भोजली उत्सव आता है, भोजली त्यौहार आता है, छत्तीसगढ़ की एक पारंपरिक त्यौहार है। भोजली उत्सव का कार्यक्रम भी कराया था, जिसमें 40 वार्डों में 5-5 टोकरियां सभी बहनों को दिया गया था और जिसकी भोजली बहुत सुंदर से उगी थी और जिसका परिधान अच्छा रहा, ऐसे बहनों को हमने सम्मानित किया है। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्तर में उनको सम्मानित करके इस पारंपरिक त्यौहार को ऊपर लाने के लिए हम यह सब योजना बना रहे हैं और उसी तहत हम लोग काम कर रहे हैं। कितने शिक्षकों का सम्मान किया गया? मुख्य अतिथि के रूप में किसका आगमन हुआ? आज हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय दीदी सरोज पांडे जी हमारी बीच उपस्थित रही। साथ ही हमारे अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक राजमोहन डोमनलाल कोरसेवाड़ा जी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम संपन्न हुई। साथ ही हमारे भाजपा प्रदेश के महामंत्री हमारे यशवंत जैन जी विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित थे। साथ ही हमारे जिला भाजपा भिलाई के अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन जी सहित हमारे बालोद जिले के अध्यक्ष हेमंत देशमुख जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष गौरी शंकर जी, हमारे जिले के महामंत्री विजेंद्र सिंह जी, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री शाहिद जी, ऐसे हमारी इस नगर पालिका क्षेत्र के पूर्व अध्यक्ष सीता साहू जी और इस आयोजन समिति के हमारे अध्यक्ष सुशील यादव जी, ऐसे सारे सहयोगी लोग हमारे इस कार्यक्रम में आज उपस्थित रहे। कितने शिक्षकों का सम्मान किया है? आज हमने 40 शिक्षकों का सम्मान किया है और साथ ही हमारी भोजली उत्सव में शामिल हुए बहनों का प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्तर में सम्मान किया। जी, अपना परिचय बता दीजिए। प्रेमलाल साहू, जिला महामंत्री भाजपा भिलाई। निश्चित रूप से आज भिलाई चरोदा में सृजन संस्था के द्वारा आज शिक्षक सम्मान समारोह रखा गया था, जिसका मुख्य अतिथि हमारे राष्ट्रीय नेता सुश्री सरोज पांडे जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री यशवंत जैन जी, हमारे लोकप्रिय विधायक कोरसेवाड़ा जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। और कहीं न कहीं निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि हमको एक दिन अपने शिक्षकों का सम्मान नहीं करना चाहिए। गुरुओं का सम्मान 365 दिन होना चाहिए, क्योंकि वो लगातार समाज निर्माण का काम, व्यक्तित्व निर्माण का काम करते हैं और देश के भविष्य को गढ़ते हैं। ऐसे शिक्षकों का सम्मान करके हम सबको गर्व है। और कहीं न कहीं नवसृजन संस्था भिलाई इनके द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन स्वामी आत्मानंद स्कूल भिलाई के सभागार में आयोजित किया गया। उसमें हम सब उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय नेता सुश्री डॉक्टर सरोज पांडे जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री यशवंत जैन जी, हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय पुरुषोत्तम देवांगन जी और साथ साथ बहुत सारे हमारे पदाधिकारी शिक्षक बंधु उपस्थित हुए। मैं सबको शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में उन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो हमारे देश के राष्ट्रपति बने, शिक्षाविद थे और दार्शनिक थे, साथ साथ शिक्षा जगत को बहुत अच्छा आयाम दिया, जिसके बदौलत अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में समर्पित कर दिया गया। और आज उनके नाम से हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते हैं।
निश्चित तौर पर वह ऐसा व्यक्तित्व के धनी थे कि सरकार के द्वारा उन्हें भारत रत्न की भी उपाधि दी गई और वो सम्मानजनक उपाधि का हकदार भी था। इस तरह से आज शिक्षकों में एक नया आयाम और नया शिक्षा का लागू किया है। इस शिक्षा प्रचार को 2020 में लाया गया है। निश्चित तौर पर उसके माध्यम से रोजगार मूलक विद्याधन भी होगा, बेरोजगार दूर होगा और इस तरह से हमारा देश के प्रधानमंत्री संसदीय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा है, जो मिशन चलाया 2047 का, वो सपना निश्चित तौर पर पूरा होगा और हम उसके लिए हमारा प्रदेश का मुखिया विष्णुदेव साय निरंतर प्रयास कर रहे हैं और एक के बाद एक आदरणीय प्रधानमंत्री की गारंटी को पूरा किया जा रहा है। निश्चित तौर पर आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं अपनी ओर से पूरे क्षेत्र के शिक्षकों को अभिनंदन करता हूं, स्वागत। देखिए, हम द्वारा शिक्षकों के सम्मान कार्यक्रम में आना हुआ है। शिक्षक इस देश का निर्माता है, वो भविष्य का निर्माण करता है और हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो शिक्षक देश के निर्माण में लगे हैं, बच्चों का भविष्य बनाने में लगे, उनको हम सम्मानित करें, न केवल एक दिन बल्कि पूरे समय वो सम्मान के योग्य। और उसी भाव को लेकर आज नव संस्था ने ये जो कार्यक्रम किया है शिक्षकों को सम्मान का, इसमें सभी शिक्षकों को हमने सम्मानित किया है और समाज से भी आग्रह है कि शिक्षक समाज को बहुत कुछ देता है, हम सब मिलकर शिक्षकों को सम्मान करें। देखिए, दिल्ली में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वर्षों के बाद जो देश को जो शिक्षा नीति चाहिए थी वो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी ने लाया। उस नीति में देश की आवश्यकता और उसकी महत्ता के अनुरूप शिक्षा दी जाए, स्थानीय भाषाओं में बहुत सारे परिवर्तन है। ये क्रांतिकारी जो शिक्षा नीति है वो सरकार ने मोदी जी ने लाया, उसका इफेक्ट आने में समय लगेगा। और बाकी जो विषय आपने कहा, शिक्षा जो है वो छत्तीसगढ़ में अभी नए शिक्षा मंत्री बने, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के शिक्षा में भी उच्च स्तर का विकास हो रहा है और आगे भी होगा। और अनेक प्रयोग सरकार ने किए, अनेक काम शिक्षा के क्षेत्र में सरकार कर ही रही है। पिछड़ा वर्ग के लोग हो, अनुसूचित जनजाति के लोग हो, वो ऊंची पढ़ाई करें, अच्छे सर्विसों में जाए, उसके लिए प्रयास का संस्था दिल्ली में भी काम कर रहा है, जहाँ पे छत्तीसगढ़ के बच्चे कोचिंग कर रहे हैं। ये अच्छा काम हो रहा है। जहाँ दिक्कत है, बड़ा व्यवस्था है, उसमें धीरे धीरे हम उसको हमारी सरकार ठीक कर। खबर दुर्ग से है, जहां पर 7 सितंबर को रायपुर जेल से इलाज के दौरान फरार हत्या के आरोपी करण पोर्ते को आरपीएफ पोस्ट जो है दुर्ग और गोंदिया की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया। सूचना मिलने पर गोंदिया स्टेशन पर ट्रेन और सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, जिसमें आरोपी को ट्रेन बदलते पाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद दुर्ग स्टेशन पर आरपीएफ प्रभारी और टीम ने सामान्य कोच में चेकिंग कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मंदिर हसौद थाना के अपराध में आरोपी रायपुर जेल में बंद था। वहीं आरोपी को जो है आगे की कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस को सुपुर्द किया गया। ये मामला पुलिस से हम लोग को सूचना मिला था कि एक आरोपी हॉस्पिटल में आया था ट्रीटमेंट के लिए एम्स में, तो वो कल से फरार है। तो उसका फिर हम लोग को सुबह 9:30 बजे सूचना मिला कि चेरलापल्ली एक्सप्रेस में आ रहा है, वो गोंदिया से आगे के जनरल डब्बा में है। तो उसका सूचना मिला तो हम लोग जीआरपी के साथ सीआईबी, एसआईबी और गोंदिया की टीम के साथ हम लोग उसको यहाँ पे आने पर चेक किए तो आगे के जनरल डब्बे में मिला। वो जो फोटो वो भेजा हुआ था उसका, उसके हिसाब से उसको पहचान किया गया और पहचान में वो अपना नाम बताया करण पोर्ते करके, और एक्सेप्ट किया गया वो जेल से भागा है करके ट्रीटमेंट के दौरान। ये कहाँ का रहने वाला है, किस टाइप का आरोपी बताएंगे? ये मंदिर हसौद से का है। मंदिर हसौद में केस था इसका मर्डर का 2021 में 98/2021। तो उस टाइम से वो रायपुर जेल में बंद था और कल ट्रीटमेंट के लिए एम्स ले गए थे, तो हॉस्पिटल से वो फरार था। फिर
थाना जांगला के क्षेत्र में एक हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को जो है गिरफ्तार कर लिया है और 26 अगस्त 2025 को थाना गंगालूर क्षेत्र में ग्राम गोंगला निवासी सुरेश उज्जी की हत्या की सूचना मिली थी, जिसके बाद थाना जांगला ने जो है मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की। पुलिस को सूचना मिली कि मृतक सुरेश उज्जी के सिर और चेहरे पर ठोस वस्तु से गंभीर चोटें आई थी और उसका शव जो है पोठेनार जाने वाले पहाड़ी मार्ग पर पड़ा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। मिली जानकारी के अनुसार जो है हत्या पारिवारिक विवाद और आपसी रंजिश के चलते हुई थी। पुलिस के अनुसार संदिग्ध आरोपी बामन सोढ़ी से पूछताछ की गई और उसने हत्या की बात स्वीकार की। आरोपी की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल किया गया आलाजबर पत्थर भी बरामद किया है। आरोपी को जो है गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई के बाद न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। तो आपसी विवाद में हत्या हुई, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और माननीय न्यायालय के समक्ष जो है पेश किया गया है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय सिंधु समाज बिलासपुर ने प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें समाज के प्रतिभावान सदस्यों को जो है सम्मानित किया गया है और इस अवसर पर प्रतियोगिता और प्रदर्शन भी आयोजित किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय सिंधु सभा के इस कार्यक्रम में प्रतिभागी युवा और उनके पालकों ने अपने विचार व्यक्त किए। रिपोर्ट देखिए। बिलासपुर में सिंधु समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां समाज के नायकों से लेकर युवा सितारे तक को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। भारतीय सिंधु सभा बिलासपुर की इस पहल का उद्देश्य समाज के भीतर छिपी प्रतिभाओं को न केवल सामने लाना, बल्कि उन्हें उचित मंच और मार्गदर्शन भी प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के दौरान रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, नृत्य, गायन और वाद विवाद जैसी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। बच्चों और युवाओं ने जोश और उत्साह के साथ हिस्सा लिया। वहीं अभिभावकों ने इस आयोजन को समाज के लिए एक सकारात्मक पहल बताया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बिलासपुर की ये पहल पूरे देश के सिंधु समाज के लिए प्रेरणादायक है। हमें गर्व है कि समाज के बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं। हम उन्हें हर कदम पर सहयोग करेंगे। साथ ही कहा कि बीते कुछ वर्षों में युवा पीढ़ी का लगाव संस्कृति के प्रति बढ़ रहा है और हम बातचीत से जागरूकता को बढ़ावा दे सकते हैं।
जहाँ तक बेहतरी की बात है तो किसी भी कार्य की पूर्णता सृष्टि में कभी नहीं होती। सदैव ये अनुभव होता है कि कार्य और बेहतर हो सकता है या उसका और विस्तार हो सकता है। इसी तरह से समाज संबंधी जो गतिविधियां हैं, सुखद अनुभव ये आ रहा है बीते 4-5 वर्षों में कि युवा पीढ़ी का लगाव अपनी संस्कृति के प्रति बढ़ रहा है। समस्या आ रही है भाषा और बोली की। इसके लिए युवा पीढ़ी नहीं बल्कि वे लोग थोड़ा सा अधिक जिम्मेदार हैं जो परिवारों में अपनी भाषा को विस्मृत किए बैठे। प्रयास चल रहा है कि परिवारों में बोली और भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। युवा पीढ़ी जुड़ने को तैयार है और सोशल मीडिया ने युवा पीढ़ी को वह मंच दिया है जिसके माध्यम से समाज और संस्कृति की उत्थान की बातें निकलकर सामने आ रही हैं और ये एक सुखद पहलू है। लेकिन हाँ, आपने कहा बेहतर और क्या हो सकता है, तो प्रवास के माध्यम से स्थान स्थान पर जाकर इस संबंध में चर्चा करना और चर्चा के बाद जो बातें सामने आ रही हैं उनको सभी तक लाना और जो कमियां हैं उनको दूर करना, ये भारतीय सिंधु सभा का प्रमुख प्रयास है। बिल्कुल ये बात सर्वथा उचित है क्योंकि नारी शक्ति, मातृशक्ति वो परिवार में सबसे अधिक समय बिताती है। बच्चों के साथ उनका समय अधिक बीतता है, तो बच्चा माँ से जो सीखता है उसी को वो आगे ले जाता है। तो ये अब सही समय है कि हमें मातृशक्ति को आगे लाना होगा और भारतीय सिंधु सभा ने तो बहुत समय पहले से अपनी महिला इकाई का गठन किया था। आज महिलाओं को समानांतर व्यवस्था के आधार पर उचित सम्मान देकर उनसे कार्य करवाए भी जा रहे हैं और उसमें सफलता भी मिल रही है। एकल परिवारों ने हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया है और ये बीमारी पता नहीं क्यों समग्र हिंदू समाज में घर कर गई है कि छोटा परिवार होगा तो अधिक बेहतर हम बच्चों के लिए कर पाएंगे, और वो ये भूल जाते हैं कि मानव संसाधन भी कुछ होता है। हम यदि आबादी को आनुपातिक दृष्टि से कम करते जाते हैं तो सामाजिक संतुलन गड़बड़ा रहा है। कई रिश्ते समाप्त हो रहे हैं, कहीं चाचा नहीं है, कहीं बुआ नहीं है, कहीं मौसी नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आबादी इतनी अधिक हो जाए कि फिर प्रकृति के संसाधनों के अनुपात में समस्या आए, परंतु हाँ, इस समय अब ये सोचने का सही समय है कि समग्र हिंदू समाज को अपनी आबादी की ओर ध्यान देना होगा। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है ये प्रतिभा सम्मान समारोह है, लेकिन प्रतिभाओं को कहीं ना कहीं ये संदेश जाना चाहिए कि उनकी समाज के प्रति भी एक जिम्मेदारी है, उनका समाज के प्रति दायित्व है। तो समाज के प्रति दायित्व का निर्वहन करने के लिए वो अपनी प्रतिभाओं को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएं। इस कार्य के लिए इस तरह के आयोजन बहुत सार्थक है। अर्थव्यवस्था की जहां तक बात है तो केवल उद्यमी से ही सब कुछ नहीं होगा, वहां काम करने वाले भी चाहिए, तो उद्योगों में सेवक भी चाहिए, परंतु ये समानांतर आनुपातिक व्यवस्था की ओर हमें देखना होगा। यदि केवल उद्योग बढ़ेंगे तो उद्योगों में काम करने वाले लोग रहेंगे, फिर उसके समानांतर जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं उनमें कौन आएगा। हमें छोटे से छोटा काम उस पर भी ध्यान देना होगा। आज यदि साइकिल का टायर पंक्चर होता है तो उसके लिए हमें मुंह देखना पड़ता है कि आज कोई पंक्चर बनाने वाला नहीं, टीवी रिपेयरिंग करने वाला मैकेनिक भी हमें चाहिए, तो हमें एक इंजीनियर भी चाहिए। तो ये समानांतर व्यवस्था तो हमारी शिक्षा के आधार पर चलती है, परंतु संतुलन की कमी आ गई है। हर व्यक्ति बड़े बड़े स्वप्न लेकर निचले स्तर को त्याग कर केवल ऊपर जाना चाहता है, ये एक चिंतनीय विषय है। आज का जो प्रोग्राम हो रहा है वो प्रतिभा सम्मान क्या हो रहा है, प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनका सम्मान किया जा रहा है। कम से कम 200 बच्चे आए हैं और हर साल की भांति इस साल भी ऐसा हो रहा है। ये परंपरा इसलिए बना दी है कि कई लोग रिजल्ट अगस्त तक आते हैं, तो हमको इसलिए सितंबर का माह अपना फिक्स किया हुआ है कि उन बच्चों को कहीं तकलीफ न जाए और सबको सम्मान मिल जाए। और इसमें क्या पहले छूट जाएंगे बच्चे, इसमें अगर हम पहले करेंगे तो इसमें बच्चे छूट जाएंगे। इसको बहुत फर्क पड़ता है। आगे हमारे यहाँ के जो उत्साहित हैं उनको एसपी, डीएसपी, तहसीलदार बहुत अच्छी पोस्ट में ही है। देखिए, हमारा समाज व्यापारी समाज है और हमारे बच्चे अभी वर्तमान में उनमें टैलेंट बहुत अच्छा है, उनको पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी इंटरेस्ट है और आगे बढ़ भी रहे हैं। और हमारा समाज चाहता है कि वो पढ़ लिख के आगे बढ़ें, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप के साथ व्यापार में उतना काम नहीं कर सकते। उनके लिए जो प्लेटफॉर्म है वो यही है कि उनको वहाँ पर प्रोत्साहन दिया जाए ताकि आगे बच्चों को और उसमें आगे तैयारी करने में मदद मिले। तो इसलिए हर साल हम लोग ये बच्चों के प्रोत्साहन के नाम से कार्यक्रम करते हैं जो हमारे समाज के बच्चे हैं। और आपको एक बात और बता दूं, अभी हम पिछले 2-4 सालों जिनको मुख्य अतिथि बनाया था, उन्होंने हमसे बोला कि आज से 10 साल पहले हम यहाँ से सम्मान प्राप्त, जो भी बच्चों को सम्मान मिलता है सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। प्रतिभा सम्मान में भाग लेके उनको भी सफलता मिल चुकी है, तो इसका बहुत महत्व है। अभी तो चलिए थोड़ी दूसरी परिस्थितियां हैं, नहीं तो साल में बच्चों को इंतजार रहता था कि कब हमारा प्रोग्राम आया है, कब हम इस प्रोग्राम में भाग लें, कब हमें पुरस्कार मिले, इतना उनमें उत्साह रहता था बच्चों में।
ये हम अपने समाज के ही लोग बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। अन्य समाज में अगर इसमें इन्वॉल्व करते हैं तो हो सकता है कि मतलब भेदभावना वाली बात आ जाए। ठीक है, तो ये हम अपने समाज के बच्चों को प्रोत्साहित आज से नहीं, कम से कम 25-30 सालों से कर रहे हैं। शुरुआत में हम 4 बच्चों को किए थे, जिसको हम सीढ़ी दर सीढ़ी आज 200 बच्चों को कर रहे हैं। यहाँ से पाए हुए प्रतिभा सम्मान बच्चे बड़े बड़े पदों में आज विराजमान है। कोई बेंगलोर में है, मास्टर डेवलपर है, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई सीए बने हुए हैं। तो ये बच्चों को उत्साहित करने के लिए एक कार्यक्रम समाज की तरफ से होता है। उसी में होता है कि अगर अपन फ्रेंडशिप में बहुत टाइम तक साथ में है तो एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आ जाती है या कुछ हो जाता है, तो हम ये सोच ही नहीं पाते कि वो हमारे कास्ट का नहीं है क्या। फ्रेंडशिप इज गुड, बट अगर हम अपने कास्ट के बाहर होके, अपने समाज से अलग होके वो जो चीज करते हैं तो वो हमारे पेरेंट्स के लिए भी सही नहीं है ना उसके लिए। अब जैसे धर्मांतरण की बात आ गई, तो हम दूसरे कास्ट में शादी कर रहे हैं, हमको हर उनका रिचुअल फॉलो करना पड़ेगा। एज बीइंग अ गर्ल, अगर मैं किसी लड़के दूसरे से शादी कर रही हूँ तो मेरे को उसका रिचुअल फॉलो करना पड़ेगा। वो लड़की को जरूरी नहीं है कि वो मेरे सिंधी समाज के या मेरे सिंधी धर्म होने पे या मेरे हिंदू होने पे वो मेरे सारे रिचुअल्स फॉलो करेगा, पर मैं उसके घर में रहूंगी, मैं उससे शादी कर रही हूँ तो मेरे को उसके रिचुअल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा एक पॉइंट है जो आजकल सब जगह चल रहा है। स्कूल और कॉलेज में पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज देने चाहिए, जिससे लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि हम कहाँ जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर हम अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट कर सकें और अपना ओपिनियन खुल के रख सकें, ताकि लोगों को हम जागरूक कर पाएँ कि हम दूसरों को हेल्प कर पाएँ आगे बढ़ने से। अगर हमारे कुछ सपने हैं जो हमारे कभी पूरे नहीं हो सके तो हम दूसरों को हेल्प करें कि तुम आगे बढ़ो। पहले तो जो अभी लोग बिछड़ गए हैं समाज से और उन लोग को सिर्फ हम लोग जैसे यूथ हैं तो हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कि फ्रेंड्स के साथ पार्टिंग करेंगे, ये करेंगे। अब हमारे कल्चरल भी इतने प्रोग्राम्स होते हैं, तो मैं चाहूंगी कि अगर मैं लीडरशिप क्वालिटी में आती हूँ तो जो मेरा यूथ है, जो पुराने हैं वो तो हमारे समाज से जुड़े ही हुए हैं और जो हमारे पेरेंट्स हैं वो भी जुड़े हैं। मेन जो आजकल का यूथ है, जो अभी जेन जी जनरेशन चल रही है, तो उनको पहले तो मैं मोटिवेट करूंगी वो सारे फंक्शंस, कल्चरल प्रोग्राम्स अटेंड करें, हमारे समाज में जो चीज होती है सिंधी समाज को समझने का ट्राई करें, उनके साथ डेवलप हो जाएं, उनके साथ एकदम अपना वाइब सेट कर लें। अब मैं बचपन से स्टेज पे परफॉर्म करते आ रही हूँ, तो मेरी स्टेज से ऐसी वाइब है कि अगर छोटा सा भी प्रोग्राम होता है या मुझे एक भी कॉल आती है तो मैं हमेशा यहाँ आने के लिए रेडी रहती हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स वहाँ पार्टी कर रहे होंगे या सैटरडे नाइट है या संडे है या कुछ भी है, मैं यहाँ पे हमेशा प्रेजेंट रहती हूँ। याद का वो मिलेगा कि हमें नहीं करना चाहिए, धर्मांतरण बंद करना चाहिए और हमको यहाँ पे स्टेज फियर जो होता है वो भी दूर होता है हमसे। शिप में मतलब फ्रेंड्स होने चाहिए, बट इतना भी कोई अपने हिसाब से फ्रेंड्स बनाने चाहिए, माँ बाप करते हैं। ऐसी बात नहीं है, मतलब मीन ऐसा रहता है कि आजकल की संगत ऐसी है कि बच्चे लोग अपने पेरेंट्स से लड़ने लगते हैं, पर कभी भी एक पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए गलत नहीं सोच सकता। अपने बच्चों पर अपने को विश्वास रखना भी चाहिए, हाँ। कारण आजकल का माहौल ऐसे हो गया है, तो लड़की को भी जरूरी है, वो भी लड़की और लड़कों से ही आया है माहौल भी, ये बात है ना। अभी का माहौल अच्छा नहीं है ना, पहले में ज्यादा नहीं था, मतलब अभी के जो है ना वो कुछ ज्यादा ही हो गया है। तो हमारे ऊपर रहता है कि हम किस चीज को कैसे यूज कर रहे हैं। एक चीज का हार्मफुल यूज भी हो सकता है, उसका यूजफुल भी हो सकता है। अगर हम उसको अच्छे से यूज करेंगे तो वो बहुत अच्छे से यूज होगी चीज। और वैसे बोलूं तो पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए प्रोसेसिव रहते हैं, कभी गलत नहीं हो सकते। मेल मिलाप भी होता है, आदान प्रदान भी है, दोनों है, दोनों अपनी जगह। बच्चों का भी उत्साह बढ़ता है, ऐसे बच्चों को भी लगता है कि हम लोग भी आए, हमारे समाज का नाम भाई आगे आए, हम सिंधी है, तो हम लोग सिंधी भी लड़कियों के लिए बोलते हैं समाज वाले कि बहुत अच्छा करते हैं, कि सिंधियों का उत्सव बढ़ा रहे हैं, सिंधी बच्चों को जागरूक कर रहे हैं कि आप और आगे बढ़ो। यही बोलना चाहेंगे कि हमारा जो सिंधी धर्म है, आजकल के बच्चे लोग जो भी मतलब है हमारे सिंधी समाज के, वो सिंधी बोलना भूल ही गए। मतलब उनको पसंद ही नहीं आती कि सिंधी, अरे हम तो सिंधी नहीं बनना चाहते, हमें सिंधी बोलनी ही नहीं है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि सिंधी भाषा बोलनी ज़रूरी है। सबसे पहले तो एक्सप्रेशंस चलते हैं, डांस के साथ के एक्सप्रेशंस अच्छे होने चाहिए, एनर्जी अच्छी होनी चाहिए, और डर तो नहीं रहता डांस का, बाकी एनर्जी, एक्सप्रेशंस। ये बोलना चाहेंगे कि जैसे आज हम लोग परफॉर्म करते हैं, हर एक फंक्शन में परफॉर्म करने का मौका मिलता है। ये तो बस अब यही फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।